सर, पोस्ट मॉक डिस्कशन है सी लॉ की। मैं बस आपको ओवरऑल पेपर हैंडलिंग का आर्ट सिखाने के लिए आप लोगों को रोका है। असल में देखिए, मेरे मुताबिक अगर किसी बच्चे को पेपर हैंडल करना आता है तो वो 80 में से 50 ले सकता है, 70 में से 50 ले सकता है। और अगर किसी बच्चे को पेपर हैंडल करना नहीं आता तो एट टाइम्स वो 90 मार्क्स का करता है, 95 का करता है और फेल हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो एट द एंड ऑफ द डे कह रहे थे कि हम दोनों दोस्तों ने इकट्ठे मिलके तैयारी की, हमने दोनों ने ही चैप्टर नंबर 7 छोड़ा हुआ था, बाकी सारा तैयार किया था, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। वो असल में होता ये है, वो बच्चा उस 3 आवर में अच्छा परफॉर्म करता है। और हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों को आपको ये वाली बात इस पॉइंट पर ही सिखा सकते हैं, पहले सिखा नहीं सकते। जब तक आपने एक ओवरऑल पेपर का शेप नहीं देखा, ओवरऑल पेपर के लेवल पर नहीं पहुंचे, तब तक मैं आपको कैसे बता दूं कि मुख्तलिफ तरह के सवालों को कैसे डील करना है। सर जी, मेरी बात समझ आ रही है? ये हमारी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बच्चा पैनिक होता है, वो कहता है बस मैं एक चैप्टर और तैयार कर लूँ। हालांकि यकीन माने उसे पेपर में जो एक सवाल आता होगा उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसे ये पता होगा मैंने 11 सवालों को 12 सवालों को हैंडल कैसे करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, अपने पेपर को प्लान कैसे करना है। वो बच्चा जो अपने पेपर को अच्छा प्लान करता है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सर, ड्यूरिंग द पेपर आपको साइकोलॉजिकली कैसा बिहेव करना है, क्या ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? यानी आई हैव सीन स्टूडेंट पहले 5 MCQ उसको नहीं आते और आप सोचेंगे आपके पहले सफ़े पर 5 MCQs और आपको पांचों ना आते हों तो साइकोलॉजिकली आपके ज़हन पे क्या गुजरेगी? यार इस बार तो मुश्किल ही लग रहा है, मेरी तैयारी नहीं है, एक MCQ भी नहीं आया। 5 मार्क्स के MCQ जिसकी वर्थ 5 नंबर है, वो साइकोलॉजिकली आपको इतना डाउन कर दे कि आपको लगे कि मैं 100 में से 50 नहीं ले सकता। सर, ये बात ज़हन में रखिएगा कि आई कैप सिर्फ आपकी नॉलेज, आपका रट्टा चेक नहीं करता, वो आपकी नर्व्स भी चेक करता है। आप मेंटली कितने तगड़े हैं। आपको 20 मार्क्स का सवाल नहीं आता और अपने आप को नॉर्मल रखना कि कोई बात नहीं बाकी 80 आता है, ये आर्ट है। अब ये वाला आर्ट मैं आपको कैसे एक चैप्टर करा के सिखा दूं? ये तो तब सिखाऊंगा ना जब आप पूरी तरह से पेपर कर चुके होंगे, पेपर लेवल पर पहुंच चुके होंगे, पूरा पेपर हल कर चुके होंगे। आज ये टाइम है कि मैं आपको सिखाऊं कि यार असल में पेपर में बैठे आपने अपने आप को कैसे काम रखना है, कैसे कूल रखना है, कैसे मैच्योर रखना है और कैसे आगे बढ़ना है। एक वो बच्चा जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे पहले ही 5 MCQ नहीं आते, आपको क्या लगता है कि जो सवाल उसे आता है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और एक वो बच्चा जिसने पहले 10 मिनट में 10 नंबर का सवाल छाप दिया है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा? सर जी, मेरी बात समझ आ रही है? आप में से कितने % स्टूडेंट है जो ये कहते हैं कि सबसे पहले रीडिंग टाइम में फारग बैठने से बेहतर है MCQ करें? MCQ करने चाहिए ना, पहले नहीं करने चाहिए MCQ। एक MCQ केस स्टडी का अच्छा बना हो तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स दे सकता है? 1। सर, आप एक बार पेपर तो देखें। आपने पेपर में पहले MCQ नहीं करने, आपने पहले पूरा पेपर पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? उल्टा। सबसे पहले अपना आखिरी सवाल निकालें। जब आप अपना लास्ट सफ़ा निकाल लेंगे और वहां से उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे यार आखिरी सफ़े में तो बड़ा मार्जिन है।
आपके थ्रू आउट हर पेपर में जो ICAP में आता है उसका पहला सफा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और नॉर्मली उसका आखिरी सफा सबसे ज्यादा आसान होता है, सेकंड लास्ट या लास्ट। उसले जो तुहानू प्रेशर कुकर इन्ना पका देंदा है जिस वक्त आप आखिरी सफे तक पहुंचते उस वक्त आप ज़हनी तौर पे एग्जॉस्ट हो चुके होते हो। सर उस आखिरी क्वेश्चन जो 8 नंबर का है उसने आपको 8 नंबर में उसने आपको उतना ही अहम है जितना पहले सफे पे लिखा गया सवाल अहम है। आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं? सर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपने पेपर को हल करने का आर्ट है, आराम से मेरे हाथ में पेपर आया है मैं क्या करूँगा। मैं सबसे पहले देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 तो पता था MCQ है, मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि एक MCQ मुझे एक से ज़्यादा नंबर तो नहीं दे सकता ना। सर मैं आराम से पूरा पेपर पढ़ता हूँ। हाँ, पेपर को ऐसे जब मैं कर रहा हूँ देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 मैं देखते साथ ही मेरी नज़र पड़ेगी बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी 5 और 3 8 आता है, दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा यार ये 8 नंबर तो मुझे पक्के आते हैं। मैं अंदर नहीं घुस रहा लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखता हूँ एक्सेप्शन टू द प्रोविजन, क्वेश्चन नंबर 4F, ये छोटे छोटे हर वो सवाल जो 1 लाइनर है ना वो आपके काम का सवाल है। वाइंडिंग अप वाला सवाल जो भी है वो इतना सीधा होता है, वो आपके काम का सवाल है। हर वो सवाल जो 1 लाइन 1.5 लाइन में ख़त्म हो रहा है सबसे पहले आपकी आंख को वो कैच करना चाहिए और वो पकड़ना चाहिए। आपके पेपर में कम से कम 35 से 40 नंबर के सवाल 1 लाइन 1.5 लाइन वाले होते हैं और अगर आपने पहले 2 से 3 मिनट में ऐसे वो सवाल पढ़े और देखे आप समझ गए यार है तो पेपर आसान है। अभी आपने 65 मार्क का पेपर पढ़ा नहीं होगा और आपको पता होगा आप पास हैं। अपने आप को ना साइकोलॉजिकली ऊपर रखते हैं यार इंशाल्लाह पेपर निकले। को 8 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर का पेपर नहीं आता टेंशन नहीं लेनी। सर सी लॉ के पेपर में 60 नंबर का ठीक कर गया बच्चा कंफर्म पास। तो अपने आप को मेंटली मैच्योर करना कि यार गेम मुश्किल नहीं है, सिंपल है, मैंने टेंशन नहीं लेनी, मैंने आसान सवाल, मैंने पढ़ने मुश्किल सवाल पढ़ेंगे आप जितना मर्जी कहें आपके दिमाग में टेंशन आएगी। आपने पढ़ने ही आसान सवाल है, पहले आपने उल्टा शुरू करना है 1 लाइनर सवाल, वाइंडिंग अप वाला सवाल देखा है 7 और 4 और बाज़ औक़ात तो इधर उधर की बातें लिखी होती हैं उसके नीचे असल सवाल होता है 1 लाइनर। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये यहाँ से सारा जितना लिखा हुआ है ये बस बातें ही लिखी हुई हैं। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की बात कर रहा है पहले सवाल में 7 नंबर की और दूसरा वाइंडिंग अप के अदर मेथड है अंडर द सुपरविजन और वॉलंटरी। सीधा सीधा ये सवाल पढ़ते साथ आपके ज़हन में क्या फौरी नहीं आता कि यार 8 से 11 19 मैं अभी आपके साथ चल रहा हूं, मेरे हाथ में पेपर है, आप जो फील कर रहे हैं और मैं जो फील कर रहा हूं बिल्कुल सिमिलर, मैं पैरेलल ले आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी पहली बार ये पेपर देखने लगा हूं, मैं भी अपने आप को उस लेवल पर लेके आ रहा हूं जिस लेवल पर आप हैं और मैं चाहता हूं कि आप सीखेंगे यार मैं जब पेपर खत्म हो जाता है तो कैसे कहता हूँ यार पेपर तो हलवा है, और एक बच्चा जो पेपर में बैठा होता है वो कहता है नहीं सर उधर तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। उधर आपने अपने दिमाग में 4 MCQ तारी कर लिए थे और 4 नंबर थे 4 MCQ यार उसको क्यों इतने दिमाग में था। मैं कहना मैं पढ़ना ही नहीं आया MCQ मैं 85, मैं ये नहीं कह रहा कि MCQ अहम नहीं है, MCQ से नंबर नहीं लेने, लाजमी लेने हैं, लेकिन MCQ की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो बड़ा मुश्किल MCQ देकर भी आपको पूरा घुमा देगा और एंड पे वो MCQ आपको 1 नंबर दे रहा होगा। और ये इतना का अगर आप केस स्टडी में घूमेंगे तो ये केस स्टडी आपको 8 नंबर दे रही होगी। तो मैं पहले वो वाले सवाल क्यों ना करूं जो मुझे 8 नंबर देगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं सर। मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया है। अगला सवाल देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर और डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये बिल्कुल सिंपल, हाँ
सिनेरियो टाइप है, अच्छा चलो इसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्टर है, अच्छा चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी डायरेक्टर का सिनेरियो है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, explain whether or not the following statement are correct. A chief executive other than the first chief executive is appointed. चीफ एग्जेक्टिव की अपॉइंटमेंट की बात है, 3 नंबर का सीधा सवाल है। ये वो वाला सवाल है जिसको देख के मेरा दिल चाहता है कि आप फोन करें, यार ये तो मैं पहले करूं ना, ये तो मैं पहले करूं। मैं असल में सिर्फ आपको ये आर्ट सिखाने, मैं आपको सीलों की पेचीदगी नहीं सिखाने आया आज। मैं आपको ये सिखाना है कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है, पकड़ना कैसे है। आपने किस सवाल को देख के ये सोचना है कि यार ये मैंने अभी नहीं मैंने पढ़ना भी नहीं है यार, मैंने सीधे सीधे सवाल देखने। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 7 देखें, अनएबल टू पे इट्स डेट्स कब है, डिस्कस द कंडीशन जिसके अंदर अप्लाई किया जाता है कोर्ट को बाइंडिंग। अब 8 नंबर का सवाल है यार, और सीधा रट्टे वाला सवाल है। ये वो सवाल है जो आप इकट्ठे करके अगर 30 एक नंबर के कर लें, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। सर 6 है, पता नहीं क्या लग रहा है, लेकिन 5 छोटा सा सवाल है। वो कहता है डिस्कस, मुनीर खान ने रीपे कर दिया शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अस्करी बैंक की जिस पर फ्लोटिंग चार्ज था। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है मॉर्गेज एंड चार्जेस, चैप्टर नंबर 7। अब मैंने कहा ब्रीफली डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ मुनीर खान, इन्होंने पे कर दिया ड्यूटीज, 4 नंबर की सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 4, नो पर्सन शैल मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अनलेस द कमीशन हैज अप्रूव्ड द prospectus submitted by the issuer or offerer of security. Discuss the exception to the above provision of the security. Exception to the Security Act. सीधी सीधी बात है, लो सर। क्वेश्चन नंबर 3, मैं जहाँ पे सवाल थोड़ा सा लेंथी होता है, मुझे लगता है कि ये सिनेरियो बेस है, मैं वो वाला सवाल नहीं पढ़ रहा। मैंने वो वाले सवाल पढ़ने हैं जो मुझे कॉन्फिडेंस दें, मैंने वो वाले सवाल पढ़ने जो सीधे सीधे हों। और मैं आपको सिर्फ उन सवालों से भी प्रूव करूंगा कि अगर आप बगैर कोई सवाल पढ़, लेंथी सवाल पढ़े 40 नंबर का पेपर कर चुके हों जिसमें से आपको पता हो कि 35 कंफर्म ठीक है, आप फेल नहीं हो सकते उस पेपर में। जी बिल्कुल फुल मिलेंगे। अगर आप 7 पॉइंट है, 7 के साथ लिखेंगे तो 7 में से 7 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 3, Canara Industries Limited listed company wishes to name to Reliance, wishes to change its name Reliance Food because the management feels that the change in name would help in rebranding and rebuilding the image. You are required to explain the requirement of the Companies Act 2017 which the company is required to comply with. Requirements बताएं change in name की, और ये देखने को एक इसने अपनी तरफ से एक सिनेरियो बनाया, लेकिन ये बिल्कुल सीधा सवाल है। और मुझे याद है कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी सेशन में बच्चों को कहा था कि बेटे बाज़ सवाल ऐसे होते हैं जिनका रैपर खोलें, कहते हैं ना बाज़ वो कहते हैं स्वीट्स ऐसी होती हैं कि उसके रैपर मुख्तलिफ होते हैं, जायका सबका अंदर सेम होता है। वो एक ग्रीन कलर है, एक येलो कलर है, एक ब्लू कलर है, वो खोल के खाएंगे तो जायका सबका सेम होगा। तो बाज़ सवाल ऐसे होते हैं, कहने को उसने स्टोरी बनाई है लेकिन अंदर से रट्टे वाला सवाल निकला है। तो बाज़ सवाल ऐसे होते हैं जिनको पढ़ता है बंदा, रैपर खोलता है, अंदर से रट्टे वाला सवाल निकलता है। 9 नंबर का सवाल है और सीधा सीधा सवाल है। सर यहाँ पे रुक जाएं और एक बार सोचें इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप क्या कर चुके हैं। 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 4 23, और फिर एक 4 और है 27। मैंने अभी सवाल पढ़े 27 और 8 35, 38, 38 के बाद आ गया जी लास्ट में 11। 38 और 11 मैंने 51 मार्क्स का पेपर अभी पढ़ा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा वो आपको नहीं आता,
मगर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आप ये वाले सवाल पहले अटेम्प्ट कर लें, वो वाले सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। सर आप एक पॉइंट समझें, दो जंगे हैं आपकी, एक तो आपको आता है या नहीं आता, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा। अगर तो आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर तो आप सुकून से बैठे ठंडा गिलास पानी का पिए कि यार करने हैं। मैं तो उस बच्चे के लिए फाइट कर रहा हूं जिस बच्चे को आता है, जो इस वक्त पैनिक हो रहा है। मैं उसको ये सिखा रहा हूं कि पेपर में पैनिक नहीं होना, हल्के हल्के सीधे सीधे सवाल करने हैं। मैंने आपको कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बताई, मगर मैं ये प्रूफ कर पाया कि इस पेपर में 49 मार्क्स के सवाल ऐसे थे जिसमें आपकी अकल समझ ऑन द स्पॉट समझदारी नहीं चाहिए थी, आपने रट्टा लगाया था और आपने छापना था। और मैं नहीं मानता कि अगर आप 49 मार्क्स का पेपर कर चुके हो और उसके बाद भी आप ये सोचे कि मैं फेल हो सकता हूँ। 51 का पेपर तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं है, और उसको ज़रा डिस्कस। अब जब आप वो वाले सवाल पढ़ने लगेंगे, यकीन माने आपको वो आते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस पेपर में बहाल रखना है आपने। वो जब आप वो वाले सवाल पढ़ेंगे आपको वो भी आ रहे होंगे। यकीन करें बाद में रैपर खोलेंगे तो अंदर से रट्टे वाला सवाल निकल आएगा। जिस सवाल का रैपर खोलेंगे यार है कि उसमें से क्रैम नहीं निकल आएगी। हो सकता है 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर का पेपर ऐसा हो जो आपको नहीं आता, 20 नंबर का नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको 20 नंबर का पेपर नहीं भी आ रहा, आप 49 में से 40 भी लेते हैं, 20 का नहीं भी आता, तो भाई पीछे अभी भी 31 मार्क्स पड़े हैं जिसमें से आपने सिर्फ 10 लेने पास होने के लिए, और वो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। पेपर को हैंडल करना है। अभी आपने ये पेपर हल किया है, मैं इसीलिए इस वक्त ये रखा है। आप बताएं अगर इस तरतीब से किया हो तो पेपर पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता? ऐसे है या नहीं? शायद आपको उस वक्त पेपर करते वक्त लग रहा होगा यार ये कौन सी उलझन में पड़ गया हूँ। आपने शायद के पहले एमसीक्यू करने में ही अपनी आधी एनर्जी ज़ाया कर दी हो। जिस 15 मार्क्स के एमसीक्यू ने आपको 15 से ज़्यादा नहीं देने। सर जी ऐसा ही है ना, आप एमसीक्यू पढ़ते रहे, सोचते रहे। भाईजान सवाल पढ़ के प्लान कर लो। ये जितने सवाल मैंने आपसे डिस्कस किए, असल में मैं इसको कहता हूँ ये कैटेगरी 1 के सवाल है, पहले ये करने हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड सवाल करने हैं। आपको एक बात बताऊं, इस तरह के सवाल 49 मार्क्स का सवाल है, और ये सवाल अगर बच्चा पेपर में करे, उसे आते हो, तो उस पर टाइम भी बहुत कम लगता है। शायद आप 1.25 घंटे में ये पूरा आराम से कर चुके हो। यार अगर आपको आते हैं तो पॉइंट लिखने में कितना टाइम लग जाएगा? मेरा पॉइंट भी कर रहे हैं, ये 1.25 घंटे में ये वाले सवाल हो जाएंगे। उसके बाद आप दूसरे सवाल पढ़ने लगे। सर इसके बाद एमसीक्यू करें? नहीं। इसके बाद कौन से सवाल करने हैं? इसके बाद एप्लीकेशन वाले सवाल। अब आप दरमियान वाले सवाल पढ़ने लग जाए करें। लेकिन इस वक्त तक मैं मानता हूं कि आपका पेपर में पहला घंटा टिका के लगाओ ना, आप फेल नहीं हो सकते सर। क्योंकि हमने पहले घंटे में 1.25 घंटे में 40 मार्क्स, 35 से 40 मार्क्स आपको पता है मेरी जेब में आ गए। कैसे फेल हो गए यार आप? 50 नंबर का आपका पेपर है, एमसीक्यू पढ़े हुए हैं, और वो वाले सवाल ये नहीं कि नहीं आते, वो तो भी एक्सप्लोर ही नहीं किए। आपको क्या लगता है आप डायरेक्टर के सवाल को जाने दोगे जिस पे जान मारी है इतनी? आपको क्या लगता है आप मीटिंग के सवाल को ये सोच के छोड़ दोगे यार पता नहीं अंदरों की निकला है? सर आप सवाल करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, और यकीन माने जब वो सवाल पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार ये आसान है। हम वन ऑफ अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 11 जैसा सवाल है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप 16 में से 16 ही नहीं ले सकते। उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से कुछ निकलेगा, उसमें से 8 नंबर भी निकले तो बहुत अच्छा है। और जो इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे यार ये तो रैपर ही था, अंदर से रट्टे वाला सवाल निकला है, फिर तो आप बड़े खुश होंगे यार ये तो लॉटरी निकल आई, वो भी करें। उसके बाद आपने एमसीक्यू करने हैं। हाँ दरमियान में जो सवाल आइडेंटिफाई कर लेंगे यार ये मुझे नहीं आता, ये वाला मुझे नहीं आता, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप आगे चलेंगे। सर जी मेरी बात समझ आ गई? थर्ड स्टेप पे पहले इजी रट्टे वाले सवाल, दूसरे स्टेप पे केस स्टडी एप्लीकेशन वाले सवाल।
जो नहीं आ रहा उसके साथ, अच्छा रट्टे वाला सवाल अगर आपको नहीं आता तो आप क्या कर लेंगे? मतलब अब मुझे याद है कि सी लॉ का पेपर था, तो उसमें 2-3 सवाल मुझे नहीं आते थे। मैं दोस्त ने बाहर पूछा कि यार उस सवाल का क्या किया? मैंने कहा मैं दीवार में देख देख के सुराख कर दिए लेकिन कुछ रेन में नहीं आया कुछ का। आपको रट्टे वाला सवाल, आपको डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या क्या आता है वो नहीं पता, भाई जितना मर्जी सोचते रहो। तो रट्टे वाले सवाल तो आप नहीं कर सकते। दूसरे जो केस स्टडी वाले सवाल है वो आप जरूर कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर दीजिए। वो करने के बाद अब जो रट्टे वाले नहीं आते, जो केस स्टडी वाले बिल्कुल नहीं आते, उसको पीछे रहने दें और अब एमसीक्यू अटेम्प्ट करें। और एमसीक्यू करने के बाद तीसरे स्टेप पे फिर वापस आए और अब वो वाले सवाल करें, उसमें जो फलसफा आपने लिखना है वो लिख दें बचे हुए टाइम में। सर जी थीम समझ गए? ये थीम है और ये पेपर पास करने की राइट अप्रोच है। इस तरह से आप पेपर को हैंडल करेंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा। सर मैंने प्रैक्टिस के लिए एक पेपर लाया हूं, मुझे वो था अंदाज़ा नहीं था कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं उस हिसाब से कॉपी नहीं करवाया था। और ये सर लेटेस्ट अटेम्प्ट है, स्प्रिंग 23। आपने अभी जो मैंने बताया, इससे पहले कि आप भूल जाएं, मैं ना आपको एक ट्राई बॉल खिला देता हूँ। ये पिछली अटेम्प्ट का पेपर है, ये गुजरा है, इसका करीब करीब का पेपर हम आपके लिए एक्सपेक्ट करें। क्या होता है, क्या होना है, ज़रा देखते हैं। सर ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन शुरू हुआ, इस टाइप का पेपर आपके सामने आना है। पहले सफ़े पे इस तरह से एमसीक्यू होंगे, दूसरे सफ़े पे भी एमसीक्यूज़ हैं, तीसरे सफ़े के भी पहले आधा सफ़ा एमसीक्यू है। मैं एमसीक्यू पे ना बहस कर रहा हूँ ना बात कर रहा हूँ। एमसीक्यू मरा आपको 8-10 नंबर दे जाएगा, लेकिन एमसीक्यू जितनी एनर्जी लेके जाता है ना, उस एनर्जी के अंदर आप 10 सवाल कर सकते हैं और वो 10 सवाल आपको 70 नंबर दे देंगे। लो सर क्वेश्चन नंबर 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखा, क्वेश्चन 4 देखा, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11। ये आप फर्स्ट क्लास में देखा। अब आप सवाल पढ़ने लग गए। मैंने पहली क्लास में क्या देख लिया यार, एक 1.5 लाइन वाले जेडे सवाल लेंगे ना वो पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, अब मैंने आपको कहा पढ़ना उल्टा शुरू किया, लेकिन आपके हाथ में पेपर है तो आप ऐसे ही देखेंगे ना। आपने देख लिया, अब आखिरी सफ़े पे आप आ गए, अब आपने पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी मस्ट बी वाउंड अप इफ द कंपनी हैज बीन कैरिंग ऑन अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज। बताएं, रट्टे वाला सिंपल सवाल। चलो ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द प्रोविजन कंपनी लिस्ट डाउन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनएबल टू पे इट्स डेट्स, और डिस्कस करें कंडीशन जिसमें क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है कोर्ट को वाइंडिंग अप के लिए। सीधा सीधा सवाल है। मैं पिछली अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, मैं पिछली अटेम्प्ट का पेपर खोला हुआ है सर। 8 और 5 13, और ये वाला सवाल इंशाल्लाह 15-18 मिनट में कर चुके होंगे। आगे चलते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, जो 1.5 लाइन आपको मिल जाए ना, शुक्र अदा करें यार, इसमें सीधा सीधा रट्टा होगा और मैं ये सवाल कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, लिस्ट एनी 4 circumstances अंडर विच द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी penalized if the payment of dividend is not made within the prescribed time period। 4 नंबर है, 10 contents to be stated in the director report of the public unlisted company which is required to be annexed with the annual financial statement। सर जी इसमें कोई मुश्किल बात लग रही है? 10 कंटेंट है 7 नंबर के। सर्कमस्टेंस है चीफ एग्जीक्यूटिव जो पिनलाइज नहीं किया जाएगा अगर डिविडेंड। यार ये सीधा सीधा सवाल है। बहरहाल आप गौर कर रहे हो, आपने भी सिर्फ 2-3 सवाल और आधा पेज पढ़ा है और आप कितने नंबर पकड़ चुके हो सर? 24। चलो जी ऊपर आ जाओ।
अच्छा जी, ये कोई क्वेश्चन नंबर 8 वोटिंग वाला है, पता नहीं बहुत मुश्किल होगा, चलो मैं ये नहीं पढ़ता, मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूँ। ये जो सवाल होता है ना एक एक लाइन का, मैं इसको कहता हूँ ये नरम सवाल है, इसको तो फौरन करें ना, इसको तो पकड़े। क्वेश्चन नंबर 7, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, प्रोविजन रिलेटिंग टू अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन। यार है कि नहीं हलवा, लो सर ये वाला सवाल कर लिया। आखिरी सफ़ा मुझे 24 और 10 34 नंबर दे गया। क्वेश्चन नंबर 6 लेंथी होगा, मैं नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट बी तो मुझे लेंथी लग रहा है, लेकिन पार्ट ए देखता हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव कब तक अपना डिस्कस द ग्राउंड अंडर विच चीफ एग्जीक्यूटिव शैल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस। सर जी ये सीधा सीधा, हाँ जी, चीफ एग्जीक्यूटिव का 4 नंबर है। चलो मैंने मार्क कर लिया, ये भी कैटेगरी 1 है। सर जी क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी नहीं देख रहा, पता नहीं इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस। सीधा सीधा यहां पे रुक के मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। कितने हो गए सर? 43। मैं नहीं मानता अगर एक बच्चा पहले 1 घंटे सवा घंटे में ये 43 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करे और फेल हो जाए। मैंने 57 मार्क्स, ये नहीं कि नहीं आते यार, वो तो भी पढ़े भी नहीं है। अच्छा ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस, पिछली अटेम्प्ट का पेपर है और आपको यही सिखाना है। पिछली बार वालों को भी यही सिखाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पास करके बैठे हैं। गेम यही है, आप सेंस करें। आपने ये देख लिया, हाँ आपने आइडेंटिफाई कर लिया दिस इज माय कैटेगरी 1। 15 मिनट में जो पहले आपके पास होने हैं उसमें आपने यही तो आइडेंटिफाई करना है कि यार ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 1 है। उसके बाद आ जाओ, अब मैं इसको 1 को आइडेंटिफाई कर लिया, अब मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर है सर, अब मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया। मैं 40+ मार्क्स का पेपर मुझे आता है और वो हलवा है, मुझे पता है इस 43 में से 35 कहीं नहीं गए हुए, 5 नंबर का नहीं आता, 30 कहीं नहीं गए हुए। तो सर 30 जो बंदा दिमाग में रखे कि मेरे आगे वो सिर्फ 20 के लिए लड़ रहा होता है, ऐसा ही है ना। आ जाए अब दरमियान वाले सवाल देखते हैं। आप दरमियान वाले सवाल पढ़ेंगे, आपका दिल खुश होगा, यार शुक्र है ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। ये कॉन्फिडेंस जो आपके दिमाग में बनता रहेगा साइकोलॉजिकली, आप उससे पेपर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी ऑन 9 मार्च 2023। मैंने आपसे ये कंप्लीट कर, उसके बाद एक बात और भी करनी है, वो भी बड़ी अहम है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए और बी है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए की बात करूं, कार्टियन मेटल लिमिटेड, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया है, यही वाला सवाल किया है आपने। इस सवाल को जब परफॉर्म किया तो क्या बहुत ट्रिकी सवाल था सर? ये बिल्कुल सिंपल सवाल था। उसने कहा अगर इलेक्ट्रिक डायरेक्टर है उसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रिक डायरेक्टर है, इनको रिमूव करना है तो क्या करेंगे। और अगर अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ था तो एवरेज ले लेनी है, वो होगा इलेक्टेड होगा तो जनाब जिसको सबसे कम वोट मिले थे उसके बराबर। अगर ऐसा ही है ना सर। अच्छा ये आपने सवाल पढ़ा और आपका कॉन्फिडेंस, अब चूंकि अब देखिए आप पहला, जब इंसान सबसे पहला सवाल पढ़ता है, दूसरा लेंथी सवाल पढ़ता है ना, तो उसका दिल डर रहा होता है। लेकिन जब वो इतने सवाल पढ़ लेता है और वो 40s में साइकोलॉजिकली पहुंच जाता है तो उसका डर काफ़ी ख़त्म हो गया होता है। उसके बाद उसको सवाल करने की भी समझ आ रही होती है और पता भी चल रहा होता है। सर इसका पार्ट भी देखें, 9 मार्च 2023 को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई, ये भी यही सवाल अभी आपको भी दिया हुआ था उसने, उसके लिए, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अच्छा ये वो वाले सवाल हैं जो मैंने पहले कहा ना पढ़ो, पता नहीं अंदर से कितने मुश्किल निकल आएंगे, लेकिन ये सवाल तो बड़ा ही आसान आ गया। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
Bashir Zaman and his two brothers Nadeem and Fahim are the only shareholder of Neckin Tire Limited, holding 20 million, 35 million और 45 million. Bashir Zaman also holds 2 million shares in Axis Rubber Limited. The other shareholder of ARL are Tahir, his daughter Nasra and his major son Rauf, who respectively hold इतने shares. इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर हुए हैं, ताहिर एंड नसरीन री इलेक्ट हो गए हैं 26 सितंबर 2023 को. बशीर जमान गॉट मैरिड टू नासिरा. बशीर जमान की नासिरा से शादी हो गई. 10 अप्रैल फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन. लोन ग्रांट हो गया है NTL टू ARL. अब सर ये क्या हो गया सर ये इसने लोन दे दिया है NTL ने ARL को. क्या इनका इंटरेस्ट है अब? सर जी उसके वाले से इसने बात पूछा हुआ है. सेल प्रोसीड के वाले से बात थी, यानी प्रोविजन बताएं कंडीशंस कौन सी मीट करनी है. सर जी कंडीशंस जो मीट करनी है उसके बारे में था. अब NTL और ARL तो ये दोनों जो हैं ये रिलेटेड पार्टीज हैं. लोन दे रहे हो तो इसकी पूरी लिस्ट है, वही लिस्ट है ये. सर हम इसको क्या समझ रहे थे कि ये केस स्टडी है, खोला तो क्या निकला है? रट्टे वाला सवाल निकला है सर, रट्टे वाला सवाल निकला है सर. सर यही असल बात है, आपको सिखाना चाह रहा हूँ सर. जब आप ये वाले सवाल करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये भी मुश्किल नहीं है. इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5A तो कर चुके, B भी इसी तरह ही है. क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो जो है वो द शेयर होल्डर ऑफ एरामिस लिमिटेड एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग हेल्ड इन सितंबर 2022 लोन प्रोवाइड किया हुआ है फरवरी 2023 में. ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंजेस प्राइस इंक्रीज हो गई प्रोजेक्ट की. AL should have to provide additional loan to its associated company for covering additional loan देना पड़ा. Possible modes through which the shareholder approval may be obtained. किस तरह से अप्रूवल obtain की जा सकती है और प्रोसीजर्स क्या होगा अप्रूवल लेने का, मोड आइडेंटिफाई करें. ये मीटिंग के वाले से उसने बात की है, उस चैप्टर में से इसने ये पूछा हुआ. बहरहाल इस तरह करते हुए आपने वो देखा और ये देखा. फिर उसके बाद ये वाला सवाल था एक अरमानी का वीविंग लिमिटेड के हवाले से. इसमें भी मोर और लेस एक केस स्टडी है. जो केस स्टडी को हल करना है ना उसमें दो चीज़ें बड़ी हैं. मैं आपको वो बताऊंगा. मैं आपको असल कोर बात जो समझाना चाहता था एक कम टाइम में, जो मैंने प्लान किया था कि 20-25 मिनट में, वो मैं समझा पाया हूँ. यार क्या आप मेरी ये वाली बात से एग्री हैं कि अप्रोच क्या करना चाहिए, येस और नो? आखिरी बात आज की, जब केस स्टडी हल कर रहे हो तो एग्जामिनर को ये बड़ा बुरा लगता है कि आप रट्टे रटाए लफ्ज लिखते हैं. यार आप अगर आप कंपनी की बजाय अरमानी वेविंग लिमिटेड लिख दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? एग्जामिनर को बड़ा बुरा लगता है. वो कहता है यार ये सवाल का जवाब देता ही नहीं है, ये अपना रट्टा हुआ ही लिखता है. और वो जुमला बड़ा कीमती है कि जो एग्जामिनर कहता है कि स्टूडेंट्स टेंड टू राइट व्हाट दे नो रादर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. स्टूडेंट वो लिखता है जो उसको आता होता है. भाई आपने जो रट्टा लगाया आपने तो वही लिखना है, हालांकि जो रिक्वायरमेंट होती है उसको ध्यान से देखें. आपने कंपनी के लफ्ज की जगह AWL लिखना, ठीक हो गया. क्रेडिटर की जगह आपने मिसाल के तौर पे डानहिल बैंक लिमिटेड लिखना. तीसरे नंबर पे डेट 60 डेज की बजाय अगर वो आपको डेट दे रहा है तो इसके ऊपर 60 डेज ऐड करके लिखिए, यानी अपनी नॉलेज को अप्लाई करें. सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये चीज़ एग्जामिनर कमेंट्स में बड़ा एक्सप्लिसिटली बता रहा होता है कि बच्चे ये गलतियां करते हैं. आपने वही रट्टा रटाया 60 दिन है वो लिख दिया. भाईजान अब जब वो डेट दे रहा है तो फिर आप भी डेट दो ना उसको. सर जी मेरी बात समझ आ रही? केस स्टडी अप्लाई करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है. मेरा असल टारगेट
आप लोगों को सी लॉ की नॉलेज देना इस वक्त नहीं था। मेरा असल टारगेट आप लोगों को एग्ज़ाम हैंडलिंग स्किल सिखाना था और कि यार पेपर 100 नंबर के पेपर को किस तरह से हैंडल करना है। आपको जब कोई सवाल ना आए तो सवाल पे खपना नहीं है, पहले क्या कर लो, एमसीक्यू कर लो। जब तक जो चीज़ स्मूथली फ्लो के साथ चल रही है वो करते जाओ, सारे रट्टे वाले सवाल भी करते जाओ और उसके बाद जो है वो आप जब रट्टे वाले सवाल हो जाएं सारे, फिर एप्लीकेशन वाले सवाल भी करते जाओ। एप्लीकेशन वाले सवाल करोगे तो अक्सर सवाल ऐसे मिलेंगे जो आसान होंगे, रैपर जिनका खोलेंगे तो अंदर से रट्टे वाला सवाल निकलेगा, वो करते जाओ और फाइनली एमसीक्यूज की तरफ जाओ। जो सवाल नहीं आते वो छोड़ते जाओ और वो सवाल एमसीक्यू के बाद उनके बारे में करो। सर जी अप्रोच समझ आ गई, ये हमारा आज का मकसद था। थैंक यू सो मच।